तो हमारी अगली टर्म है डेटर। तो ये डेटर क्या होता है? इससे पहले हमने परचेजेस देखा था, सेल्स देखा था, गुड्स देखा था। इन तीनों से ही रिलेटेड हमारे पास कुछ और टर्म्स भी होती हैं जिसके अंदर डेटर आता है, क्रेडिटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, बिल्स पेबल आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, ट्रेड पेबल आता है। तो ये सारे टर्म्स भी हमारी परचेज, सेल्स और गुड्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटर को। आखिर डेटर क्या होता है? तो डेटर को समझने से पहले एक बार आपको सेल्स को देखना होगा। तो सेल्स का मतलब तो हम देख के आ चुके हैं। सेल्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स। जब हम गुड्स की सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो सेल हमारी दो टाइप की हो सकती है, कैश सेल्स और दूसरी क्रेडिट सेल्स। तो सामान कैश में भी बेचा जा सकता है और उधार में भी बेचा जा सकता है। सबसे पहले अगर कैश सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर सामान कैश में बेचा जाता है, बिजनेस अगर कैश में सामान को बेचता है तो बिजनेस के पास कस्टमर से कैश आएगा और बिजनेस के पास से गुड्स जाएगा। तो यहाँ पर डबल इफेक्ट होगा। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ाया था डबल इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम। बिजनेस के अंदर हर ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, अगर बिजनेस कैश में गुड्स को सेल करता है तो उसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला, बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज होगा, दूसरा, बिजनेस के पास से गुड्स जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर बिजनेस को उस बायर का नाम अपनी बुक्स में, अपने अकाउंट्स के अंदर लिखने की जरूरत है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर कैश सेल्स के अंदर बिजनेस को बायर का नाम अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप अपने घर के आसपास किसी शॉप में जाते हो, कुछ सामान परचेस करते हो, आप शॉपकीपर को पैसा देते हो और शॉपकीपर आपको सामान देता है, तो क्या शॉपकीपर आपसे आपका नाम पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता। क्यों पूछे? उसको जरूरत क्या है? आपने उसको कैश दे दिया, उसने आपको सामान दे दिया, बात खत्म। लेकिन अगर ऐसा हो कि आप सामान खरीदने के लिए शॉप पे गए और आपने शॉपकीपर से कहा कि मुझे ये वाला सामान चाहिए, लेकिन इसका पैसा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, इसका पैसा मैं आपको 4 दिन बाद आके दूंगा, तो यहाँ पर आप उधार में सामान खरीद रहे हो। जो शॉपकीपर है वो अगर आपको सामान देता है तो शॉपकीपर के लिए ये क्रेडिट सेल मानी जाएगी। और अगर क्रेडिट सेल होती है तो उस केस में बिजनेस के पास से गुड्स तो चले जाता है, शॉप से गुड्स तो चले जाएगा, लेकिन बदले में बिजनेस के अंदर पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर आपने शॉपकीपर को पैसा तो नहीं दिया, लेकिन शॉपकीपर से गुड्स ले लिया। तो फिर इस केस में शॉपकीपर आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे आपका एड्रेस पूछेगा। शॉपकीपर ने एक रजिस्टर, एक डायरी मेंटेन करके रखी होगी जिसमें वो उन सभी पर्संस का नाम नोट करके रखता है जो उधार में सामान लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर इस डायरी के अंदर वो आपका नाम भी नोट करके रखेगा, साथ में आपसे साइन भी करवा लेगा, ताकि कल को आप अपनी बात से पलट ना जाओ, 4 दिन के बाद पैसा पे कर दो। तो शॉपकीपर अपने पैसों की सिक्योरिटी के लिए आपसे आपका नाम पूछेगा और कॉपी या डायरी में नोट करके रखेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की, क्रेडिट सेल में शॉपकीपर ने आपका नाम रजिस्टर या डायरी में नोट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें अकाउंट्स बोलता है कि जो नाम आपका रजिस्टर या डायरी के अंदर नोट करा गया है उस नाम को हम डेटर बुलाएंगे। डेटर का मतलब वो पर्सन जो उधार में सामान खरीद कर लेकर गया है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो शॉपकीपर के लिए आप डेटर हो क्योंकि आपने शॉपकीपर से उधार में सामान खरीदा है। तो जिस पर्सन को शॉपकीपर उधार में सामान बेचेगा वो पर्सन शॉपकीपर के लिए डेटर कहलाएगा। समझ में आई आपको बात? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शॉपकीपर ने एक डायरी बनाई है, एक रजिस्टर बनाया है जिसके अंदर वो अपने सभी डेटर्स का नाम लिखता है। डेटर्स कौन है? वो पर्सन जो शॉपकीपर से उधार में सामान खरीद के ले जाते हैं। कब तक नोट करके रखेगा? जब तक उसको पैसा ना मिल जाए। आपने बोला कि आप 4 दिन बाद आकर पैसा दे जाओगे, तो जैसे ही 4 दिन बाद आप आकर उससे पैसा दोगे वैसे ही वो अपनी डायरी में से आपका नाम काट देगा और आपके नाम की जगह वहां पर कैश लिख देगा कि मुझे इस पर्सन से कैश मिल गया, अब ये मेरा डेटर नहीं रहा। लेकिन जब तक कैश नहीं मिला, जब तक पैसा नहीं मिला, तब तक के लिए क्रेडिट सेल में क्या होता है? क्रेडिट सेल में बिजनेस से गुड्स चले तो जाता है लेकिन बदले में कैश नहीं आता। तो क्या आता है? बदले में डेटर आता है। तो क्रेडिट सेल से हमारा गुड्स डिक्रीज हो जाता है और डेटर इंक्रीज हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो 2 मिनट और रुक जाओ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये एक ग्रोसरी स्टोर है। इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर एक कस्टमर आता है जो कि सारा सामान परचेस करता है लेकिन उधार में। तो यहाँ पर कस्टमर ने गुड्स बाय करे, कस्टमर बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर ने उधार में सामान खरीदा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस ने उधार में सामान बेचा। देखो, अकाउंट्स के अंदर हमारी सभी बातें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, अकाउंट्स को अगर आपको समझना है तो आपको बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझना होगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर्सन ने उधार में सामान परचेज करा, ये बोलने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये कहें कि बिजनेस ने, इस ग्रोसरी स्टोर ने इस कस्टमर को उधार में सामान बेचा। ग्रोसरी स्टोर ने क्रेडिट सेल करी। तो ग्रोसरी स्टोर ने अगर क्रेडिट सेल करी है तो उस केस में क्या होता है? स्टोर के पास से गुड्स चले जाएगा और बदले में स्टोर का डेटर बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो है ये स्टोर अपने अकाउंट्स के अंदर इस कस्टमर का नाम नोट करके रखेगा कि इस कस्टमर ने पैसा देना है और इतनी तारीख को इसने पैसा देने का प्रॉमिस करा है। तो
ये कस्टमर जो उधार में सामान खरीद रहा है ये बिजनेस के लिए डेटर कहलाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और एंटिटी। तो डेटर हमारा कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है या फिर जो है कोई फर्म भी हो सकती है। तो डेटर क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटर रिप्रेजेंट करता है दोज पर्सन्स और एंटिटी टू हुम गुड्स और सर्विसेज हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेटर उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है। तो यहाँ पर उधार में गुड्स बेचे गए एंड द पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। तो समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा डेटर। अब नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल भी डेटर से ही जुड़ा हुआ पॉइंट है, ध्यान से सुनो। बिल्स रिसीवेबल मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर अमाउंट ऑफ व्हिच विल बी रिसीव्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो इसका मतलब क्या है, यहीं से समझते हैं बात को। यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर ने उधार में सामान बेचा और जिस पर्सन को बेचा उसको हमने डेटर कहा। अब यहाँ पर जो है जब ग्रोसरी स्टोर उधार में सामान बेच रहा है तो ग्रोसरी स्टोर अपने रिकॉर्ड्स में लिख रहा है कि मैंने इस पर्सन को उधार में सामान बेचा है और इतनी तारीख को ये मुझे पेमेंट कर देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ग्रोसरी स्टोर उधार में सामान तो बेचता है लेकिन साथ के साथ ग्रोसरी स्टोर एक बिल जनरेट करता है जिसको हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का नाम देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है बाद में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पर जो है जब ग्रोसरी स्टोर उधार में सामान बेचेगा तो ग्रोसरी स्टोर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, एक बिल बनाएगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि ये कस्टमर मुझे इतनी तारीख को पेमेंट कर देगा। अभी मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक सैंपल दिखाऊंगा जहां पर हम अच्छे से बात को समझेंगे। तो यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर जब उधार में सामान बेचेगा तो साथ में एक बिल बनाएगा जिसके अंदर लिखेगा कि ये जो डेटर है ये मुझे इतनी तारीख को पैसा देने का प्रॉमिस कर रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बिल बनाया किसने, तो बिल बनाया है इस ग्रोसरी स्टोर ने, यानी सेलर ने बिल बनाया। सेलर जो है इस बिल को डेटर को देगा यानी बायर को देगा और बायर को देकर बोलेगा कि तुम इस पे साइन करो। तो बायर इस पे साइन करेगा और जैसे ही बायर इस पे साइन करेगा सेलर इस बिल को वापस अपने पास ले लेगा और बोलेगा कि तुमने मुझे अब एक रिटर्न प्रॉमिस कर दिया है, मेरे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट है तुम्हारा साइन करा हुआ, कल को तुम पैसा देने से मुकर गए तो उस केस में मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा। तो जैसे ही इस ग्रोसरी स्टोर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उस पर बायर के साइन दिए, वैसे ही सेलर के इस बायर से पैसे मिलने के चांस और इंक्रीज हो गए, क्योंकि अब इस बायर को इस बात का डर रहेगा कि मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में साइन किया है, कल को अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो उस केस में सेलर मेरे ऊपर केस कर देगा। तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है बिजनेस की तरफ से, सेलर की तरफ से, ताकि वो अपने अमाउंट को सेव कर सके। कल को अगर बायर पैसा देने से पलट जाए तो उस केस में सेलर तो फंस जाएगा, सेलर का पेमेंट तो डूब जाएगा। तो सेलर अपनी सेफ्टी के लिए बायर से इस बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर साइन करवा लेता है। तो जब नॉर्मल क्रेडिट सेल करी जाती है बिना बिल ऑफ एक्सचेंज के तो उस केस में हम नॉर्मल डेटर की बात करते हैं, लेकिन जब क्रेडिट सेल करी जाती है विद बिल ऑफ एक्सचेंज तो फिर उस केस में हम बिल्स रिसीवेबल की टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बिल रिसीवेबल का मतलब है, बिल रिसीवेबल मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर। तो जो हमारा बायर है जिसने उधार में सामान खरीदा है उसी को तो हम डेटर बोल रहे हैं। तो जब डेटर इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी जैसे ही बायर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन कर देगा वैसे ही वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा बिल रिसीवेबल कहलाएगा। अब वो बिल सेलर के पास है, सेलर उसको अपने पास रखेगा और सेलर बोलेगा कि मुझे इस बिल के बदले पैसा मिलने वाला है, तो ये बिल मेरे लिए बिल रिसीवेबल कहलाएगा। बिल रिसीवेबल के अंदर वो अमाउंट लिखी जाती है जो रिसीव होनी होती है ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। तो समझ में आ गई आपको बात? तो बिल रिसीवेबल इस्तेमाल करा जाता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रेडिट में सेल कर रहा है। अभी हम थोड़ी देर में बिल्स पेबल को भी देखेंगे। तो बिल्स पेबल जो है हमारा इसका ठीक अपोजिट है, जो कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल होता है। तो उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। अगली टर्म है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पर भी रिसीवेबल की बात हो रही है, यानी पैसा आने वाला है। तो अगर क्रेडिट सेल करी गई है तो पैसा किसके पास आएगा? सेलर के पास आएगा। तो पैसा अभी आया नहीं है, आने वाला है। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विस रेंडर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर वो सभी अमाउंट आ जाती है जो बिजनेस के लिए रिसीवेबल है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब हो गया नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। उस मेन एक्टिविटी से जितना भी पैसा, जितना भी अमाउंट रिसीवेबल है वो सारा का सारा इस ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हमारी दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक डेटर और दूसरा बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि चाहे हम डेटर की बात करें चाहे हम बिल्स रिसीवेबल की बात करें, दोनों ही केस में बिजनेस का अमाउंट रिसीवेबल ही होता है और दोनों के ही अंदर गुड्स की क्रेडिट सेल होती है। तो जहां पर गुड्स वर्ड आ गया वहां पर तो ऑटोमेटिकली ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी की बात होती है। तो चाहे डेटर हो चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, दोनों के दोनों ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आते हैं। तो समझ में आ गया आपको? तो हमने डेटर देखा, बिल्स रिसीवेबल देखा और ट्रेड रिसीवेबल देखा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या होता है तो क्रेडिटर को समझते हैं। क्रेडिटर के साथ ही हमारे पास दो टर्म और आएंगी, एक होगा हमारा बिल्स पेबल और दूसरा होगा हमारा ट्रेड पेबल। तो इसको भी हम समझेंगे कि आखिर बिल्स पेबल क्या होता है और ट्रेड पेबल क्या होता है। फिर हमें एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का सैंपल भी देखना है। तो अगर मैं बात करूं क्रेडिटर की, तो क्रेडिटर कौन होता है?